देखो हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क देखा, ठीक है ना। एक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, एक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, 4 वजह से देखा। अभी हम देखेंगे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये दो हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, ये हेडिंग है। ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर, ये टॉपिक का नाम भाई। सुन आप होलोस्फीयर के बारे में, मान लो कि एक होलोस्फीयर गिवन आपको, इस होलोस्फीयर को आपने चार्ज दे दिया, होलोस्फीयर को क्या दे दिया आपने, चार्ज। रेडियस क्या है स्फीयर का, इस चार्ज का इसका जो स्फीयर का रेडियस है वो आ रहा है यहाँ पे। एक होलो स्फीयर है मतलब मान लो, और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। चार्ज कैसे फैला हुआ है इसके ऊपर, होलो का मतलब अंदर से खाली है यार, होलो का मतलब क्या है, अंदर से खाली है, और इस पर क्या दे दिया आपने, चार्ज। और ये कैसे फैला हुआ है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली। कैसे फैला हुआ है इसके ऊपर, ये यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इसके ऊपर। अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे, सेंटर पे, इनसाइड, सरफेस पे और बाहर, इन चार्ज के पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है बताइए, सेंटर पे, इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड, चार्ज के पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें। सबसे पहली बात तो सेंटर पे आप सारी दुनिया को पता है कि सेंटर पे जीरो होता है। सेंटर पे क्या होता है, कोई रीजन बताएगा क्यों होगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे बाय सिमेट्री। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इधर, तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इधर, इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक इधर, तो इसके अपोजिट में जो पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इधर, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेंटर पे तो जीरो ही होता है, इस बात को लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर इज ऑलवेज जीरो। इस हालांकि इस बात को पहले भी लिखा है, फिर भी दोबारा लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर इज ऑलवेज जीरो। हाँ जी, अब सुनो एक बार बताइए, इसके अंदर जो अंदर के हर पॉइंट के ऊपर, अंदर के हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होगा, अंदर के अंदर भी जीरो होता है। इसका ना रीजन मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, आप लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑल पॉइंट्स ऑफ द होलोस्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑल पॉइंट्स, इनसाइड ऑल पॉइंट्स ऑफ द होलोस्फीयर, inside all points of the holosphere is always zero। अंदर के भी हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑल पॉइंट्स ऑफ द होलोस्फीयर इज ऑलवेज जीरो। अंदर के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों हुआ जीरो, सुन लो आप ध्यान से। देखो सबसे पहली बात तो होता है जीरो, ये बात लोगों ने मानी नहीं थी, ये बात लोगों ने मानी नहीं थी। गोस नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले बताया कि अंदर हर पॉइंट पे जीरो होगा। तो ये बात जब लोगों ने नहीं मानी, उसके काफ़ी मतलब एंटी लोग भी थे। तो जो एंटी लोग थे तो चलता ही है हर जगह, ये एंटी जो क्रिटिसिज्म हर जगह रहता है। तो उसने क्या किया कि जब लोगों ने उसको ये कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर पॉइंट पे जीरो होता है, ठीक है ना, तो लोगों ने माना नहीं। तो उसने पता क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, इसका प्रूफ कैसे किया। उसने क्या प्रूफ किया कि उसने एक बड़ा सा कंडक्टिंग स्फीयर बनवा लिया, बड़ा सा कंडक्टिंग स्फीयर बनवाया, उसका एक दरवाजा लगवा लिया। मैं जो अभी बता रहा हूँ किसी से पूछ सकता हूँ, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं अंदर चला जाऊँगा इस होलोस्फीयर के अंदर। अंदर रास्ता था नॉन कंडक्टिंग रास्ता, सीढ़ियाँ थी जैसे लकड़ी वगैरह की, अंदर जो है ना मतलब नॉन कंडक्टिंग वे था जाने का। दरवाजा भी मतलब जैसे खुला, ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्ट के टच में नहीं रहेगा, कंडक्टिंग चीज़ के टच में नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो उसने कहा कि मैं अंदर चला जाता हूँ और इस दरवाजे को बंद कर देना और बाहर से चार्ज दे देना खूब सारा, ठीक है ना। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता हुआ होगा तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा उस केस में, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंडक्शन हो जाता है और हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो एकदम से अप्लाई कर दिया जाए तो हमें प्रॉब्लम होएगी बहुत। कम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कम प्रॉब्लम होएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी।
ठीक है ना। इसके अंदर जो ना एक बार ये ऐसे ऑन कर दो, इसमें थोड़ी देर के लिए ऑन रख लो एक बार, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसने कहा वो अंदर चला गया, जब वो अंदर गया तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज दे दिया गया स्फीयर के ऊपर। 10, 15, 20 मिनट के बाद वो चार्ज हटा लिया गया। चार्ज हटाने के बाद दरवाज़ा खोला गया और वो जिंदा बाहर आ गया। तो उसने अपनी जान पे खेल के ये प्रूव कर दिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था। उसने प्रूव कर दिया बात। उसने क्या कहा कि होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, मतलब जैसे चाहे इस पॉइंट पे बोलो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जीरो ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बच्चा कहता सर मैं नहीं मानता जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर मान लो कि ये स्फीयर है, एक ये प्लस क्यू का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये स्फीयर है, यहाँ पे ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये पी पॉइंट है मान लो। सर इस पर जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होंगे इन अपोजिट वाले। तो जैसे मान लो आप ये कहते हो कि यहाँ पे जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इस पर जीरो कैसे हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, इसको ना ऐसे बना लो थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स कर दो, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दो। इस छोटे से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है, इस पार्ट की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस पार्ट की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस पार्ट की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इनका रिजल्टेंट किस तरफ बनेगा, इनका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा ऐसे, इनका सबका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, बीचों बीच आएगा ना। अच्छा ये वाले जो पार्ट्स हैं, इस पोर्शन को छोड़ दो अब सर जो ये वाले पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स की वजह से जो छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, अब ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इस ए बी के इधर इधर, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, इन सब का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। सर देखो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनना चाहिए, और ये वाले कम है तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कम बनना चाहिए इधर। तो नेट जीरो कैसे हुआ यार। सुनो, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, कैसे होंगे बराबर, क्योंकि इनकी डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है, ये वाली संख्या में ज़्यादा है, तो क्या हुआ, इनकी डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है ना यार इस पॉइंट से। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो चार्ज भले ही ज़्यादा हो जाए, क्या दिक्कत है उसके इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, और ये संख्या में ही कम है लेकिन ये नज़दीक है तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का, जीरो। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, इस जगह पे जीरो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में आपको। तो कहने का मतलब ये है कि यार होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाली जो बात है ये हर बच्चे को पता रहती है वैसे, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को हल्का सा भी बेसिक आता है तो उसको इस बात का पता रहेगा कि होलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे, जरूरी नहीं है सेंटर के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या बताया मैंने विनीत, क्या बताया मैंने अभी, सेंटर पे या अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का, ठीक है ना। नियति क्या बताया मैंने, सर सेंटर पे या फिर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। किस केस में, होलो स्फीयर के केस में। समझ में आई बात आपको। सर ये होलो स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होएगा ये वाला। इसका क्वेश्चन ये है कि सर ये आप कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है, सुनो आप। इसका जवाब ये है कि स्फीयर चाहे तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला होना चाहिए बस। जैसे कि मान लो ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर पे जब चार्ज देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली फैल जाता है अपने आप। जब आप कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज दोगे तो अपने आप ही नेचुरली कैसे फैलता है, वो यूनिफॉर्मली, नेचुरली यूनिफॉर्मली फैलता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म बॉडी है। चाहे यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो, ऐसा नहीं होता कि कहीं तो ज़्यादा हो गया, जहाँ पे दिया वहाँ तो ज़्यादा इकट्ठा हो गया और यहाँ पे कम इकट्ठा हो गया। जब भी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया जाता है तो कैसा फैलेगा बताइए, वो यूनिफॉर्मली फैलेगा यार। ये सारे बेंच कंडक्टिंग है, मतलब मान लो ये लोहे के बने हुए सारे बेंच है ना, सारे बेंच लोहे के बने हुए जी, और सारे एक दूसरे के टच में भी हैं। तो अगर मैं यहाँ चार्ज रखूँगा ना तो सारे बेंचों पे बराबर बराबर चार्ज होगा, ठीक है ना। मान लो कि ये कितने, मान लो 7 बेंच है, 7 बेंच है, मैंने 70 कूलम चार्ज रख दिया। कितना चार्ज रख दिया, तो हर बेंच पे कितना चार्ज आएगा, क्योंकि यार चार्ज बेंच सारे एक जैसे हैं, शेप वाइज साइज वाइज, तो चार्ज भी बराबर बराबर आएगा। समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि कंडक्टिंग भी है। कंडक्टिंग चीज़ पे चार्ज इक्वली फैलेगा, यूनिफॉर्मली फैलेगा। इस बात को आप नोट करके लिख भी सकते हो, लिखो आप। इफ चार्ज इज गिवन
टू द होलो कंडक्टिंग स्फीयर, टू द कंडक्टिंग स्फीयर लिखो, व्हेन चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टिंग स्फीयर then it spread uniformly automatically, then it spread uniformly automatically. Then it spread uniformly automatically. दोनों मतलब ये ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म। अच्छा एक सुनो, अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है बताइए आप? नॉन कंडक्टिंग में मैंने क्या बताया था, चार्ज देते तो क्या होता है, जहाँ चार्ज देंगे वहीं रहेगा। ये कुछ बातें यार यही दिमाग में सेट करनी पड़ती हैं बस। बस आप इस थर्मोकोल पे यहाँ पे चार्ज रख दिया ना, यहाँ रख दिया तो यही मिलेगा वो, ठीक है। मान लो मैं चार्ज यहाँ रख के या थोड़ा सा ऐसे निकाल के यहाँ रख के चला गया मान लो मैं, ठीक है ना, मैंने अगले दिन आके देखा यहीं रखा हुआ था, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग चीज़ होगी तो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा, कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा बताइए। ये दीवारें लोहे की बनी हुई है, मान लो लोहे की बनी हुई दीवारें, मैंने यहाँ चार्ज दे दिया, चारों तरफ से दीवारें लोहे की हैं, मैंने चार्ज दे दिया दीवार को, यहाँ तो रुकेगा ही नहीं, कहाँ पे फैल जाएगा ये, पूरी हर दीवार के ऊपर हो जाएगा, फिर तो वो सारी दीवारों पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब सुन लो, यही वजह है कि अगर नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है मान लो, लकड़ी का बना हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज यूनिफॉर्मली फैलाना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा बताइए, थोड़ा यहाँ रखा, मतलब आपको एफर्ट करने पड़ेंगे यूनिफॉर्मली फैलाने के, कि भाई बराबर बराबर फैले। समझ आ रही बात आपको? और आपने यूनिफॉर्मली फैला दिया तो अब कोई भी फर्क नहीं रहा। अब इसमें भी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसमें भी जीरो। कहने का मतलब ये है कि चार्ज स्फेरिकल शेप में होना चाहिए और यूनिफॉर्मली होना चाहिए, चाहे वो कंडक्टिंग बॉडी पे हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे हो, अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी अब आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? देखो हम बात कर रहे थे सबसे पहले तो एक तो इनसाइड आर लेस देन जीरो, आर इक्वल टू जीरो, सबसे पहले तो एट सेंटर, एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। अंदर के हर पॉइंट पे भी जीरो हो जाएगा। अंदर के हर पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सेंटर पे भी जीरो होगा और इनसाइड हर पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? यार एक बात बताऊं, ये वाली जो जगह है ना, इसको बोलते हैं आर इक्वल टू जीरो। इस जगह का नाम क्या है और इस जगह का नाम क्या है, आर इक्वल टू आर। इस जगह का नाम क्या बोलो, मैं बोलूँ आर इक्वल टू आर की बात हो रही है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, इस पॉइंट की बात हो रही है। मैं बोलूँ आर इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, सेंटर की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ आर लेस देन कैपिटल आर की बात हो रही है तो अंदर की बात हो रही है। यार कहाँ की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है। अंदर के कोई भी पॉइंट हो सकता है फिर। आर इक्वल टू आर का मतलब कहाँ की बात हो रही है, हाँ जी कहाँ की बात हो रही है, आर इक्वल टू आर का मतलब बाहर कौन सा, कौन से वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अच्छा ऐसे बोलो, सरफेस भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, ठीक है ना, सरफेस की बात हो रही है। कर दो, सरफेस की बात हो रही है। आर इक्वल टू आर का मतलब, आर इक्वल टू जीरो का मतलब कहाँ की बात हो रही है, सेंटर, ठीक है ना। आर लेस देन आर का मतलब क्या है, हाँ जी आप बताओ, आर लेस देन आर का मतलब क्या है, कहाँ की बात हो रही है, अंदर के किसी पॉइंट की, ठीक है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ किसी से पूछ सकता हूँ बीच बीच में। यार बार बार आएगा आर इक्वल टू आर, बार बार आएगा आर इक्वल टू आर का मतलब बताओ, सरफेस। आर लेस देन आर का मतलब बताओ, इनसाइड, ठीक है ना। आर, अच्छा एक बार सुनो, यानी कि एट सरफेस, क्या आएगा बताइए यहाँ पे, आर इक्वल टू आर का मतलब, आर इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सुन लो,
पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना है बस आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही होता है। आर क्या लेना? रेडियस ऑफ स्फीयर। आर क्या लेना है यहाँ पे? रेडियस ऑफ स्फीयर। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगता है, बस ये बात याद कर लो। पॉइंट चार्ज का के लिए जो फॉर्मूला होता है ओलोस्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सेम फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ आ गई बात आपको? आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए भी सेम फॉर्मूला है यार। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना? सेम ही फॉर्मूला रहेगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। यही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना? फॉर्म ग्राफ देख लो इसे कैसा आएगा, ई वर्सेस आर का ग्राफ। ये ग्राफ सुन लो कैसा आएगा। ये जगह आर इक्वल टू 0। आर पता है कौन सी डिस्टेंस लेनी है? जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो जो सेंटर उसके बीच का डिस्टेंस आर। फर्क है इस बात का। देखो दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होएगा, दूर जाने पे कम होएगा। क्यों होगा कम? क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। स्मॉल आर क्या चीज़ है बताइए? स्मॉल आर क्या चीज़ है भाई आयुष? स्मॉल आर क्या है? यहाँ पे जो स्मॉल आर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस। किस किस के बीच की डिस्टेंस है ये? बाहर वाला पॉइंट। बाहर वाला पॉइंट कौन सा? बाहर वाला पॉइंट, पॉइंट चार्ज है ही नहीं यहाँ पे। बाहर वाला पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको ये बोलना है कि सर जिस पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सेंटर है, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर और जिस पॉइंट पे, तो उनके बीच का जो गैप है वो लेना स्मॉल आर यहाँ पे। ठीक है ना? इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। दिस इज द ग्राफ यार। ये आर इक्वल टू आर है और यहाँ पे आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है? दिस इज द ग्राफ यार। ये ग्राफ आएगा यहाँ पे, ये ग्राफ आएगा यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इस तरीके से बनेगा ग्राफ। सुनो अब ये वाला पॉइंट क्या है? आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू, ये वाला पॉइंट क्या है? आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये वाला पॉइंट क्या है? आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये सारे पॉइंट क्या हैं? आर लेस देन कैपिटल आर। ये सारे पॉइंट क्या हैं? और ये वाले जो सारे पॉइंट है ना ये स्मॉल आर हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट क्या हैं? स्मॉल आर। समझ आ गई बात आपको? यार एक बात बताओ, मैं बताता हूँ ये ग्राफ सही कैसे, सुनो आप ध्यान से। इस ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सरफेस पे एकदम से के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया सरफेस के ऊपर। आर इक्वल टू कैपिटल आर के ऊपर यहाँ ग्राफ मतलब यहाँ तक ही है। इस पॉइंट आर इक्वल टू कैपिटल आर के ऊपर जो है ना यहाँ से ग्राफ है एकदम से। आर इक्वल टू कैपिटल आर पे बच्चा पूछता है कि सर यहाँ ये वाला ग्राफ मानने के, ये ऊपर वाला माने? आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए ऊपर वाला ग्राफ मानोगे, नीचे वाला ग्राफ नहीं मानोगे। कौन सा मानना है आपको? ऊपर वाला। आर इक्वल टू कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और कैपिटल आर से पहले तक क्या आएगा? 0। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ग्राफ? ग्राफ की हाइट 0 है यार। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ की हाइट क्या है बताइए? ये ग्राफ की 0 हाइट क्या डिनोट कर रही है? कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए? यहाँ पे 0 है। और कैपिटल आर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ से आगे क्या हो जाएगा? कम होती जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ग्राफ की हाइट कम हो रही है और कम होते होते इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। यहाँ पे भी देखो ग्राफ की हाइट गिरते गिरते इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 हो जाएगी यहाँ पे। अरे मानते हो कि नहीं मानते? दिस इज द ग्राफ ई वर्सेस आर ग्राफ इन केस ऑफ द होलोस्फीयर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ई वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करो इन द केस ऑफ होलोस्फीयर, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई शक है किसी को चीज में? चारों फॉर्मूला भी पूछूंगा और ग्राफ भी पूछने वाला हूँ इसी वक्त।
बताना आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा होलोस्फीयर के, इनसाइड क्या होगा, सरफेस पे कौन सा आर, बड़ा आर, बाहर ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक, क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। मान लो मैं ये कहूँगी भाई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, चार्ज है +8 कूलम पर मीटर, चार्ज मतलब टोटल चार्ज होगा इस पर तो +8 कूलम का, इसका रेडियस दिया 4 मीटर मान लो, ठीक है ना। ये r = 0 है, ये पोजिशन r = 2, ये वाली पोजिशन r = 4, ये वाली पोजिशन r = 8, ठीक है ना। चारों पॉइंटों बताओ, ठीक है ना। ई बताना आपको r = 0 के ऊपर, ई बताना आपको r = 2 के ऊपर, ई बताना है r = 4 के ऊपर, एक ई बताना है r = 8 के ऊपर। करिए आप सिंपल एयर कर लोगे आप इसको ना। सेंटर भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, इनसाइड भी क्या होगा 0, सरफेस भी क्या होगा k × 8 बाय में 4 का स्क्वायर ना, k/2 बनेगा यार। और यहाँ बताइए k × क्या आंसर आएगा, k/8 आंसर आएगा। हाँ जी, बिल्कुल बनेगी डायरेक्शन दोनों पे ही। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन भी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी रेडियली, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पे इस तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, इसमें भी इस पॉइंट पे इसी तरफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनेगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ कैसा बनेगा होलोस्फीयर के केस में। होलोस्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा अभी बना देता हूँ। आप पहले तो ये बताओ, ये चारों वैल्यू समझ में आ गई ना आपको। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ होलोस्फीयर, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है अपने को अभी। ये प्लस क्यू के चार्ज फैला हुआ है, जैसे ऐसे फैला हुआ है चार्ज, अंदर तो इलेक्ट्रिक लाइन होती ही नहीं, अंदर कभी इलेक्ट्रिक लाइन मत बना देना आप। अंदर कभी कोई इलेक्ट्रिक लाइन मत बनाना आप। अंदर हर पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। अंदर देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द होलोस्फीयर। लिख लो इस बात को, देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द होलोस्फीयर। और ये लाइनें परपेंडिकुलर निकलती हैं ऐसे, ये लाइनें ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगी। लिख लो आप, देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड there is no electric field inside the holosphere. अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता भाई होलोस्फीयर के अंदर। अब सुनो आप, अगर कोई कहे कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगी तो इधर हो जाएगी, इस पॉइंट पे 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 इधर, इस पॉइंट पे इधर। अब आप किसी भी पॉइंट पे बता सकते हो। कोई कहे इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से आएगी? डायरेक्शन तो आप हर जगह बता सकते हो। यार एक बात बताऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई बता रहा है ना तो डायरेक्शन जरूर बताएगा वहाँ पे।
ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्शन बताइए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा तो डायरेक्शन पक्का बताएगा। आगे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा तो डायरेक्शन पक्का नहीं बताएगा, उसकी डायरेक्शन होती ही नहीं, उसकी डायरेक्शन ही नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पेपर में पूछ लिया कि डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, बच्चों ने कहीं कुछ कोई इसका आंसर था कि नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब से डायरेक्शन होने लगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं, है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई शक है किसी को इस चीज में? होलोस्फीयर के क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी, होलोस्फीयर ही चल रहा है फिलहाल। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, कौन से स्फीयर्स हैं? इसका रेडियस 2 मीटर, इसका रेडियस 6 मीटर, चार्ज है +4, इस पे चार्ज है +18, ये P1 पॉइंट है ना, और ये P2 पॉइंट है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे कितना होगा, P2 पे कितना होगा, आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 कितना होगा, बताइए आप। सर ये पूरे की लेंथ 6 मीटर या फिर सेकंड वाले की 6 मीटर? देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है 2 मीटर, स्फीयर का रेडियस तो इसका 6 मीटर है, मतलब इसका सेंटर तो यही वाला है, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड P1 क्या आएगा पता आपको? सुन लो, इसकी वजह से, इस वाले स्फीयर की वजह से 0 आएगा, इसकी वजह से आएगा। देखो इस वाले स्फीयर की वजह से बताइए कितना आएगा, k × 4π2 का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा, k आएगा, ठीक है ना। इसकी वजह से आएगा 0, क्योंकि P1 पॉइंट इस वाले स्फीयर के तो अंदर है, ठीक है ना, +0, बस सीधा के +0 क्या करना, आंसर आएगा के। EP2 था ना, EP2 इस पॉइंट पर, पहले इस वाले स्फीयर की वजह, इसके तो बाहर है ये और इसके सरफेस पे है, पहले इसकी वजह से तो बाहर है, P2 पॉइंट इस वाले स्फीयर से बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताइए, k × 4π6 का स्क्वायर, ठीक है ना, k × 4/6 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बताइए आप, इस P2 पॉइंट पे इस वाले स्फीयर की वजह से कितना आएगा, प्लस का k × 18/6 का स्क्वायर ही आएगा। जो भी सॉल्व कर लो इसको, 4k/36 प्लस 18 का 1/36, 22k/36, 22k डिवाइडेड बाई में 36,
हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। अगला क्वेश्चन। करके दिखाना है। दो मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, चार्ज है प्लस 8 कुलम्ब प्लस 32 कुलम्ब प्लस 64 कुलम्ब। ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट और ये P3 पॉइंट है इसके सरफेस पे। बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पहले इस 8 की वजह से कितना आएगा करो यार, बाकी उनका टाइम से कितना हो गया। गुड। K इंटू 8 बाय में 2 का स्क्वायर, बाकी इसकी वजह से 0, दूसरे की वजह से भी 0 आएगा। P2 पॉइंट में बताओ, इसकी वजह से कितना आएगा, ये आएगा। इसकी वजह से कितना आएगा देखिए, इसकी वजह से क्या आएगा, हैं P2 पे तो देख रहे हैं ना, P2 पे 0 आएगा। इसकी वजह से P2 पे 0 आएगा क्योंकि P2 इसके अंदर है, ठीक है ना। P3 बताओ, इसकी वजह से क्या आएगा, हैं 8 का स्क्वायर। इसकी वजह से कितना आएगा, और इसकी वजह से क्या आएगा, पाई में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई शक हो तो बताओ इस बात में। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ। वन मोर क्वेश्चन। चार्ज अगर नेगेटिव आए ना तो इसमें नेगेटिव साइन साथ में लेना आपको इसमें, तो क्योंकि ना वो डायरेक्शन को डिनोट करेगा, आउटवर्ड इनवर्ड का करके है सिस्टम। ठीक है, मैं आपको एक केस करके दिखा देता हूँ ऐसा। यार ये समझ में आ गया क्या आपको, ये वाला क्वेश्चन? कितनों को समझ में आ गया था ये वाला? जिनको समझ आ गया
तीनों की वजह से लिखा है बस मैंने, वो डायग्राम हट गया ना तो मैं बता देता। P3 पॉइंट पे तीनों की वजह से लिख लिया मैंने। इसमें कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बताओ? सो रिस्पेक्ट में वाला आंसर था, किसके रिस्पेक्ट में कैसे आएगा? रिस्पेक्ट तो था ही नहीं इसके अंदर। पहले वाले स्फीयर की वजह से इतना आया था P3 पे, दूसरे वाले की वजह से इतना आया था, तीसरे वाले की वजह से इतना आया था। किसी को देख लीजिए। एक बार देख लेना फिर पूछ लेना। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, ये समझ नहीं आया तो। ये पॉइंट है ना P2 पॉइंट, ये मिड में है, P1 और इसके बीच में है। P4 कहाँ पर है? P3 और P5 के ठीक बीच में, और P6 ना 2 मीटर पे है। P6 2 मीटर पे है। P1 इसकी सरफेस पे, P3 सरफेस पे, P5 सरफेस पे, P2 इसके और इसके बीच में है, और P4 इसके और इसके बीच में है, और P6 सरफेस से 2 मीटर पे है। बताइए इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो आप। EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6 करो आप। बीच में है P3 और P5 के बीच में, जो P4 है ये P3 और P5 के ठीक बीच में है। 1 मीटर का ही हुआ बिल्कुल। P4 पे चार्ज क्या मान P4 पे कोई चार्ज तो रखा ही नहीं हुआ। चार्ज तो सिर्फ स्फीयर पे रखा हुआ है, +12 स्फीयर पे है पूरे पे, इस पे -4 है, स्फीयर पे +18 है। चार्ज तो ना P1 पे है, ना P2 पे, ना P3 पे, ना P4 पे, ना P5 पे, ना P6 पे। चार्ज तो पॉइंटों पे थोड़ी ना रखा हुआ है, ये तो सिर्फ पॉइंट है। बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि ना उसकी वजह से डायरेक्शन थोड़ी सी दूसरी आ जाती है ना, इसलिए ले दे के काम चलाओ। मतलब माइनस में लेना ही पड़ेगा आपको, इसमें मजबूरी है लेना। ऐसा क्वेश्चन आए तो माइनस लेना ही पड़ेगा आपको।
कितना हो गया? हाँ जी सुन लो आप। फोन बंद कर दो, कल समझ नहीं सबके फोन बाहर रखवा लेना। हाँ जी सुनो आप, P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू 12/2 का स्क्वायर आएगा इस स्फीयर की वजह से, तो इसकी वजह से 0 आएगा। P1 इस वाले स्फीयर के तो अंदर है, 0 आएगा। इसकी वजह से भी 0 आएगा P1 पे, क्योंकि अंदर है। P2 पे लिखना है, P2 पे बताइए कैसे लिखोगे P2 पे? इसकी वजह से बताओ आप, K इंटू 12/3 का स्क्वायर आएगा। ये डिस्टेंस ना 1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 2 मीटर ये तो 1 मीटर हो गया। इसकी वजह से आएगा 0 और इसकी वजह से क्या आएगा 0। P3 पे लिखना है, P3 पे बताओ इसकी वजह से K इंटू 12 में, क्योंकि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो 4 है ना, है कि नहीं है 4। और इसी की वजह से बताइए आप, -4 में 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में ये बताइए इसकी वजह से क्या आएगा यहाँ पे 0। अभी सुन लो आप, EP4 इसकी वजह से कितना आएगा यहाँ पे K इंटू 12 में 5 का स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या आएगा K इंटू -4 लिखोगे आप, डिवाइड बाय में सेंटर से डिस्टेंस देखनी है आपको, सेंटर से लेके P4 तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। उस स्फीयर से नहीं देखेंगे ना स्फीयर से नहीं देखेंगे, उस स्फीयर के सेंटर से देखेंगे, और तीनों का सेंटर तो कॉमन ही है, तीनों का सेंटर सेम है। और इसकी वजह से क्या आएगा P4 पे 0। P5 पे बताइए आप, P5 पे इसकी वजह से कितना आएगा K इंटू 12 में P5 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि इसका सेंटर तो यही वाला है, कितना आएगा यहाँ पर ये। फिर इसकी वजह से बताइए आप K इंटू -4 में, क्योंकि चार्ज तो इसमें -4 का ही है, और इसकी वजह से बताइए आप K इंटू 18 में। EP6 बताना आपको, बताइए क्या EP6 K इंटू पहले तो 12 वाला लो ना यार, 8 का स्क्वायर, प्लस उसकी वजह से बताइए दूसरे वाले की वजह से प्लस उसकी वजह से कितना आएगा, ये आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई शक है किसी को इस बात में?